एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रेडियो, मॉडलिंग और एक्टिंग के फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिनकी आवाज की खनक और श्रोताओं से जुड़ने की दक्षता ने रेडियो जॉकी के रूप में लोकप्रियता की ऊंचाई दिलाई, मॉडल के रूप में जिनका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल एटीट्यूड साफ नजर आता है और इसीलिए उनका अंदाज सबके मन को भाता है। टैलेंट और डिसिप्लिन का ये कॉम्बिनेशन उन्हें औरों से कुछ अलग ही बनाता है। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और आज हमारे साथ है बहुमुखी प्रतिभा की धनी टीजे भानु। पिछली बार जो सवाल हमारे जहन में बने हुए थे, जो बाकी रह गए थे पूछने के लिए टीजे भानु जी से, आज वो सारे सवाल लेकर हम फिर एक बार हाजिर हैं और आज एक बार फिर हमारी पहुना है टीजे भानु। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। तो भानु जी, पहुना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते शुभ्रा जी। रेडियो में काम करने का क्या आपको इस फील्ड में फायदा हुआ है? माइक में बोलने का जो फायदा होता है शायद वो आप सीख जाते हैं। बहुत सारा शब्द भंडार हो जाता है। मॉड्यूलेशन आप सीख जाते हैं। मॉड्यूलेशन, आवाज के टिम्बर को आप पहचानते हैं, उसके इस्तेमाल को जानते हैं। तो ये फायदा होता है। लोग कहते हैं कि मुंबई जो है माया नगरी, वो बहुत आसान जगह नहीं है ना, जो नए लोग आते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, अगर आप में हुनर है तो आपको तो काम मिलेगा और अच्छा खासा काम मिलेगा। ये जो ना मिलने और मिलने के बीच का जो समय होता है ना, कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं और कुछ लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पल कहीं भी आ सकता है। तो उस दौर में, मतलब कुछ ना होने से बहुत कुछ होने तक का जो बीच का बचा हुआ रहता है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ या औरों के साथ जो होता है, तो कैसे उस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है? मतलब हुआ ही होगा, होता ही है। पर मैं अपने जीवन को सफलता की कसौटी पे नहीं कसती। मैं अपने जीवन को जीवन जीने की सरलता और सुंदरता की कसौटी पे कसना चाहती हूँ। और दूसरा, श्रीकांत वर्मा जैसे कहते हैं कि एक दिन पाने की विकलता और ना पाने का दुख दोनों खत्म हो जाता है, तो दोनों हो जाता है, ऐसा मुझको लगता है। ये बताइए कि अब तक का आपका सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने साउथ की फिल्मों में भी काम किया है, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कैरेक्टर कौन सा रहा? साउथ की ही फिल्म का एक किरदार है, मॉडर्न लव चेन्नई में। और उसके पहली फिल्म भी ऐसी थी जिसमें हम फेम फटाल हैं, जिसमें हमारे से एक हत्या हो जाती है और पर वो एक माँ है और फिर वो दूसरों को झूठ बोलकर वहां से एस्केप करने की कोशिश करती है अपने बच्चे की खातिर। तो बड़ा कठिन किरदार था क्योंकि हम 24 साल के थे। तो माँ बनने के उस अनुभव को पूर्णतः जीना और माँ की तरह सोचना, तो उस किरदार के नाम में ही माँ था, मतलब वो उस बच्चे की माँ का ही किरदार था। हमारे डायरेक्टर ने हमको यही कहा था कि उसकी अपनी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ माँ है। तो हमारे लिए वो बहुत कठिन था क्योंकि हम उसमें माँ थे। और दूसरा एक आंखों से रोशनी जाती हुई लड़की का किरदार था और हम नहीं चाहते थे कि हम जिस भी इंसान को वो बीमारी हो, अगर उसके परिवार वाले और वो उसको देख रहा हो, तो बस उसके लिए वो हमने किया था कि उसको ये न लगे कि ये ज्यादा दिखा रहे हैं या कम दिखा रहे हैं या झूठ दिखा रहे हैं। उसको ये लगे कि ये मेरी बात कह रहा है और सही है, ऐसे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा था कि हम उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते थे, हमको बिल्कुल सच्चा करना था। बाद में हमें बहुत सारे मैसेजेस आए, ऐसे परिवार के भी आए जो उस परेशानी से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने वैसे दिखाया जैसा सच होता है, सो थैंक यू फॉर दैट। तो हमारे लिए वो क्षण भावुक भी था। पर हाँ, ये कोई ऐसी फिल्म जो पहले बनी हो या आपके दिमाग में कोई ऐसा कैरेक्टर कि मुझे ये तो करना ही है, मतलब वो चाहे पहले कोई फिल्म बनी हो, कोई ऐसा किरदार हो जो आपको लगता होगा कि काश मैं इसमें होती, या ऐसा कोई किरदार जो आप निभाना चाहती हैं? ऐसे तो बहुत सारी है, ऐसे लिस्ट ऑफ थिंग्स होती हैं कि अरे ये कर लेते तो अच्छा होता, ये कर लेते तो अच्छा होता। बहुत सारी इंग्लिश फिल्में जिसको देख के लगता है कि बहुत अच्छा होता। एक बार मैंने पापा को दर्द का रिश्ता फिल्म जो है उसको करते हुए देखा था और ये बिल्कुल इमोशनल बात है। उसमें जब स्मिता पाटिल आई और उनका जब पहला डायलॉग होता और मेरे पापा ने ऐसे हाथ जोड़े, उनका क्या बात है, क्या कलाकार है। तो मुझको लगा, तब पता नहीं था कलाकार वगैरह क्या होता है, तो मुझको लगता है कि आई विश मैं अपने पापा को कभी ऐसा अपने लिए महसूस करते हुए देखूं, क्योंकि ऐसा सावित्रमा जो एक साउथ की एक्टर है, जब वो भी एक बार स्टेज पे आई तो उन्होंने कहा था ऐसा, मतलब वो हमेशा हर कलाकार को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो और उन्होंने मुझे यही कहा था, आर्ट विदाउट ऑडियंस और लव विदाउट रेसिप्रोकेशन और एक्सपेक्टेशन कर सकें, तो ऐसा उन्होंने तेलुगु में कहा था
कि लाइफ जो है वो बहुत शांति से बीतेगी। तो मुझको ये चीज ठीक लगती है। तो ड्रीम रोल आपका कुछ इस तरह? हाँ, कुछ मतलब ड्रीम रोल तो नहीं कह सकते, पर हाँ वो ड्रीम मूवमेंट है कि ऐसा। हाँ, और रोल्स तो बहुत सारे हैं। अरे बहुत ग्रीडी होते हैं कलाकार, लालची हैं। भानु जी, अगर हम आपसे कहें कि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी तो आपको आती होगी, तो अपन भाखा बोली माँ कुछ बोल के बताओ। अरे अपन भाखा हम कैसे गोट बात नहीं कर सकन। मैं आप ला मया करता हूँ, एला बोल देता हूँ। अरे वाह, आप तो बहुत ही बढ़िया छत्तीसगढ़ी बोल लेती हैं भानु जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अपने छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं। एक इंडस्ट्री ही है छालीवुड, जिसे नाम दिया गया है बॉलीवुड की तर्ज पर। तो हमारे अपने छत्तीसगढ़ की फिल्म भूल ऑन द मेज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो अगर आपको कभी छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने का ऑफर मिला तो आप करना चाहेंगी? मोला इसे कोनो ऑफर नहीं मिले है। मे बी ओमन सोचा थे तब बॉलीवुड के साउथ के पिक्चर विक्चर करा थे, कैसे थी हमन का करबो, ऐसे वाली शायद बात है। लेकिन अभी तक मोला ऑफर नहीं मिले। जब मिल ही तो मैं पक्का करूँ। अगर मोल कहानी अच्छा लगी और बनैया मन ठीक रही, सब रही, तो मैं पक्का करूँ। तो भानु जी, छत्तीसगढ़ी फिल्मों की बात हो ही रही है और आपने कहा भी है कि अगर आपको अच्छा रोल मिला, अच्छा ऑफर मिला तो आप छत्तीसगढ़ी फिल्में भी जरूर करना चाहेंगी। टीजे भानु, जिनसे बहुत ही रोचक बातचीत हमारी चल रही है। भानु जी, अगर हम बात करें आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी की, तो वो कौन सी मूवी है जिसे बार बार देखने का मन होता है, देखकर भी और फिर से देखने का मन होता है? बताइए। ऑल टाइम फेवरेट मूवी वैसे तो बहुत सारी हैं, पर मुझे द रीडर एक इंग्लिश फिल्म है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक ब्रिजेस ऑफ मेडिसिन काउंटी बहुत अच्छी लगती है। और $1 मिलियन बेबी एक है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो क्लिंट ईस्टवुड की 2 फिल्में हैं इसमें। उसमें वो निर्देशक भी रहे हैं और वो एक्टर भी हैं। और द रीडर मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फिल्में, आपको क्या लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से फायदा हुआ है ज्यादा या नुकसान हुआ है ज्यादा? बिल्कुल फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। हाँ, बहुत सारे एक्टर्स को मौका मिला है जो शायद पहले नहीं मिल पाता रहा होगा या बहुत मुश्किल है मिलना। तो बिल्कुल फायदा हुआ है। और बहुत सारी कहानियों को बेबाक तरीके से कहने का भी मौका मिला है। सेंसरशिप का ज्यादा प्रेशर नहीं था पहले, अब का पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत फायदा हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें क्रिएटिविटी की स्वतंत्रता कुछ ज्यादा होती है, जैसा कि आप, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ना एक हद जो होती है वो कभी कभी पार हो जाती है जी। और वो मोबाइल हाथों में है तो वो वहां पर बच्चे भी उसको देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं और भी है, तो बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि सेंसरशिप इसमें थोड़ी और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए? नहीं, मुझको नहीं लगता। मुझको लगता है कि वो तो फिर सेल्फ सेंसरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए दूसरे कहाँ से क्या करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप हवा के लिए खिड़कियां खोलेंगी तो आप धूल भी तो आएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं, पर आप धूल के चक्कर में खिड़कियां नहीं बंद कर देंगी पूर्णतः। तो ये है। और दूसरा, रिमोट आपके हाथ में होता है, मोबाइल आपके हाथ में होता है, परिवारजन है जो कुछ भी आपका फायदा उठाना चाहते हैं ट्रैक्शन के लिए, चाहे अभद्र भाषा इस्तेमाल करें या इंटीमेसी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग और देखें, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो आप अपनी भी तो जिम्मेदारी लेंगे कुछ। हमेशा सिर्फ सेंसर के कुछ लोग या फिर देश दुनिया सरकार हमेशा दूसरों को ही तरफ क्यों देखेंगे ना। हम कभी अपनी तरफ भी तो देखें, अपने भी तो यकीन रखें कि हमारी अपनी भी तो समझ है। क्यों 4 लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या देखें, हमारे घर वाले क्या देखें, हमारे बच्चे क्या देखें, हम क्यों नहीं कह रहे हैं। फैशन के फील्ड में आप गई, आप एक्टिंग कर रही हैं, आप वेब सीरीज में हैं। रायपुर जैसे शहर से होके कोई लड़की आगे बढ़ती है और जितने आगे बढ़ जाती है, तो इसमें आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा? सपोर्ट ये रहा कि उन्होंने मुझे रोका नहीं। वैसे रोकते भी तो मैं कुछ सम्मान नहीं रहती, वो अलग बात। लेकिन उन्हें अगर ये ना भी पता हो कि मैं क्या कर रही हूँ, उन्हें ये भरोसा था कि उसको समझ जाएगी। वो जो करती है उसका रिसर्च स्ट्रांग है बहुत, तो वो जाएगी तो वो रिसर्च करके ही जाएगी। अगर चप्पल लेना है तो चप्पल पे भी रिसर्च करेगी, तो करियर तो वो वैसे रिसर्च करके ही बनाएगी। तो वो यकीन जो है उसको सपोर्ट मान लिया जाए। अच्छा, कुछ छोटे छोटे से सवाल। एक तो खाली समय में आप क्या करती हैं
कि खाली समय होता नहीं है? नहीं, बिल्कुल होता है ऐसा। तो सब झूठ बोलते हैं जो लोग कहते नहीं होता। मैं सफाई करती हूँ घर की, किताबें पढ़ती हूँ और किताबें जमाती हूँ, और पौधों को ठीक करती हूँ, पर वो खाली समय नहीं है, वही काम है मेरा। मैं वो करती रहती हूँ। फेवरेट एक्टर? बहुत सारे हैं इस वक्त। हमको दरअसल गुलशन बहुत अच्छे लगते हैं, इरफान बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत से कलाकार हैं। मुझे मूवमेंट्स में बहुत अच्छे लगते हैं, दिलीप कुमार जी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे मूवमेंट्स में हमको शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे कलाकार हैं जिनके लम्हे सधे हुए हैं कि ये लम्हे में हमको ये अच्छे लगते हैं। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं? फरा, इडली। और गाने में? मैं बहुत सारे तमिल गाने सुनती हूँ। दक्षिण भारतीय परिवार में मेरी परवरिश हुई है, तो बहुत सारे तमिल और तेलुगु गाने सुनते हुए मैं पली बड़ी हूँ, और उसमें बहुत सारा शास्त्रीय संगीत है, क्योंकि पापा शास्त्रीय संगीत लगातार गाते हैं। तो मैं घर आती हूँ और मैं सोती रहती हूँ, मैं कहती हूँ पापा भैरवी भैरवी, तो पापा भैरवी गा देते हूँ। मेरा अपना ज्यूक बॉक्स है मेरे पापा। अच्छा। हाँ, मैं जो बोलती हूँ गाते हूँ। अच्छा, एक दिन के लिए अगर आप इनविजिबल हो जाएं, तो क्या करना चाहेंगी? इनविजिबल हो जाना चाहूंगी, बस कुछ नहीं करना चाहूंगी। पर मैं शक्तिमान बनना चाहती हूँ और दूसरे देश जाना चाहती हूँ। जैसे ऐसे घूम के झूम और दूसरे देश पहुंच गए। अच्छा। तो कहीं भी पहुंच सकता है ना वो। हाँ। तो अभी थोड़ी कम दूरी है, मैं उसको ज्यादा दूरी बढ़ाना चाहती हूँ कि फ्लाइट का नहीं है, फिर मतलब पैसे की भी चिंता नहीं होगी, बस पहुंच जाना चाहती हूँ। सोशल मीडिया में जो कुछ चलता है, पॉजिटिव भी काफी रिस्पांस रहता है, कभी नेगेटिव रहता है, कभी बहुत सारा मतलब ये होता है कि जबरदस्ती के कुछ कमेंट्स आते हैं, और सोशल मीडिया नाम ही है जिसको जो मर्जी लिखता है। तो कभी ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ के कुछ अलग दूर चली जाऊं? नहीं, मैं नहीं हूँ ज्यादा सोशल मीडिया में, बहुत कम हूँ सोशल मीडिया पे, और बहुत कम बार, मतलब साल में 2-3 बार पोस्ट डालती हूँ मैं, ऐसा होता है। और जब ट्रैवल करती हूँ तो तब पहले मैं स्टोरीज थोड़ी बहुत डालती थी। पिछले 2 देशों में मैंने स्टोरीज भी नहीं डाली हैं, तो वहां तक बात पहुंच गई है। पर हाँ, दुख तो होता है, पर फिर मुझे लगता है कि कहीं बैठा हुआ बेनाम अनाम इंसान कुछ कह रहा है, तो क्यों, फिर इतने अच्छे लोग भी तो हैं, आप भी तो इतना सुंदर बात कर रही हैं, इसको क्यों मैं ध्यान नहीं करती या याद नहीं रखती? पर उसका बोला हुआ मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ, याद रखती हूँ। तो मैं अपने आप को समझाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन समझा लेती हूँ। ड्रीम को एक्टर? मोहनलाल जी और ममूटी थे, बोथ। और अगर हम यहाँ का पूछें, मुंबई के या मतलब बॉलीवुड के? I mean, एक शाहरुख खान, you'll say, because he's fun for sure। पर मुश्किल है ना, मतलब वो कमर्शियल तरीके के सिनेमा करते हैं, मैं अलग तरीके का सिनेमा करती हूँ, तो हो पाना मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, आप ड्रीम बोला है तो बोल देते हैं, उसमें क्या है। अच्छा, लाइफ का कोई एक रूल जो आप फॉलो करती हैं, कहीं भी रहें, किसी भी जगह पे? ईमानदारी। क्या बात। कैमरा या माइक? जो करते हैं उसमें तो कैमरा माइक दोनों चाहिए। तो मतलब जिसमें हम दिख नहीं रहे हैं और जिसमें दिख रहे हैं, मतलब रेडियो या कैमरा? हाँ। कैमरे के पीछे की टीजे भानु कैसी हैं? बहुत नॉर्मल हैं, जो अपने घर में अपना काम करती हैं और लिखती पढ़ती हैं, दोस्तों के साथ बैठती हैं और बहुत अच्छा झाड़ू लगाती हैं। अच्छा। ये बात बताना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। अरे नहीं, मैंने मेघालय से झाड़ू खरीदी है, झाड़ू लगाने का इतना शौक है कि सबसे अच्छी झाड़ू कहाँ मिलती है, रिसर्च करके मेघालय में जाकर झाड़ू लेकर आई हूँ मैं, और मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, कुछ कुकिंग भी करती हैं, कुछ शौक? हाँ, बहुत अच्छा। मैं बहुत अच्छा डोसा बनाती हूँ, और मैं कुकिंग स्किल्स का प्रदर्शन अपने दोस्तों पे हमेशा करती रहती हूँ। मेरे घर पे किचन में ही एक टेबल है और बाहर भी एक टेबल है, तो गरम गरम बना के यहाँ खिला सकते हैं, वहां बैठ के खा सकते हैं, ऐसा है। आपके पीछे की अगर इंस्पिरेशन की हम बात करें तो? नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, बस वक्त है, जो जैसा होता चला गया उसमें बेहतर करते चले गए। ये जो पूरा आपका सफर है अब तक का, उसमें आपने क्या सीखा, मतलब सबसे बड़ी कोई सीख, और कोई ऐसा कि काश ये ना होता? खुद को जानने की सीख जो है, कि जब आप ऐसा कर पाते हो, कोशिश कर पाते हो खुद को जानने की, और हर चीज को समझने की, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कला को समझने की, वो सबसे अच्छी बात थी, और वही सबसे अच्छी सीख है जो मैं हमेशा रखना चाहती हूँ अपने साथ। और तो होता रहता है बहुत कुछ, उसमें क्या है। अच्छा, एक्टिंग भी आपने कर ली, मॉडलिंग आपने कर ली, कभी डायरेक्शन या प्रोडक्शन का ऐसा कुछ? मैं अभी नई प्रोड्यूसर बनी हूँ। अच्छा। और 2 दिन पहले हमारी फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में चली गई है। क्या बात है। हाँ, उसमें हम एक्टर भी हैं और हमने प्रोड्यूस भी की है। काफी धन संचय जो है उस पे लगा दी गई है। अच्छा। और वो बिल्कुल एकदम रैंडम फैसला था कि कर लेते हैं, तो हाँ, वो है।
डायरेक्शन का पता नहीं, मतलब देखते हैं क्या। अब आज तक ये जो कर रहे हैं ये भी कहाँ ही सोचा था, तो मुझे कभी कभी लगता है कि नेवर से नेवर वाली बात मुझ पे तो बहुत सही फिट होती है, क्योंकि क्या ही मैंने जो सोचा था वो मैंने किया है। मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था, जो कर लेती रहती हूँ, बस हो जाता है। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। और तो भानु जी, जो यूथ हैं या जो आपकी फिल्में देखते हैं या मॉडलिंग करते हुए आपको देखते हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक स्ट्रांग मैसेज क्या होगा? अपने आप को जानने की कोशिश करिए। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस जगह को भी जानने की कोशिश करिए, और उसमें सफल होना है ये सोचकर काम मत करिए। उस काम को जानना है, करना है, चाहना है, ये सोचकर करिए, फिर बाकी सब ठीक लगेगा। सपने देखती हैं? अब भूल जाती हूँ बहुत सारे। देखती हैं? मतलब मैं काली अंक की ड्रीम्स लेवल पे सपनों को जानना चाहती हूँ। अब मैं सपनों की तरह सपनों को नहीं जानना चाहती कि ये मेरा सपना नहीं, मुझे सपना समझना है। मतलब मुझे वो अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड वाला कॉन्सेप्ट पे जाना है। हाँ। तो कोई अधूरा सपना जो आप पूरा करना चाहती हैं? मैं बहुत अच्छा घर खरीदना चाहती हूँ। दादा मुझको हमेशा कहते थे कि घर जरूर खरीदना और एक किताब जरूर लिखना। किताब लिखने की तैयारी हो रही है? पता नहीं, मतलब ये दादा के लिए लिखा है, लेकिन हाँ, इनफैक्ट अंतिम हॉस्पिटल में भी दादा मुझको कहते थे कि लिखना जरूर और घर खरीद लेना। उनके लिए करना है, ये अपने लिए नहीं करना है। उनकी लिखी कोई कविता, कुछ पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मुझको जो अच्छी लगती है वो बिलासपुर रायपुर संभाग है, जो बहुत बड़ी है। और मैं उस सड़क पर चला गया, वो भी बहुत बड़ी है। उनकी कविता से लंबी कविता की बहुत सारी कविताएं मुझको पसंद है। पर हालांकि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया जो है वो बहुत फेमस है, लेकिन मुझे एक छोटी सी कविता है कि मैं 2 दिन की जिंदगी जी सकता हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे पास रहूंगा, दूसरे दिन तुम मेरे पास रहना। क्या बात है, एक छोटी सी कविता में कितना कुछ। और हर बार आप इमोशनल हो रही हैं, तो क्या किया जाए कि आप हंसें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बचपन में शैतान थी आप? शैतानी करती थी? अभी भी। हाँ। बचपन आ गया नहीं अभी? बहुत शैतानी करते हैं। हाँ। तो कोई बचपन की शैतानी याद है आपको? शैतानी बहुत फनी चीज है कि मौत का कुआं एक होता है ना, जो मेले में लगता है। आपके ऑफिस के सामने का जो मेला था, है ना, वहां मौत का कुआं लगता था। तो अभी भी हमारे घर का जोक है, क्योंकि टिकट लगती है ना मौत का कुआं देखने में। तो मुझको लगा कि मौत का कुआं, जैसे हर जगह तो कुछ करना होता है ना, खेलना, गोल गोल वाले में जाना होता है, बैठना होता है, सब कुछ में कुछ ना कुछ करना होता है। तो और टिकट के वही 2-3-4 पैसे जो देते थे, और सब मोल भाव होता था मम्मी पापा से, भाई से। तो एक दिन मैं मौत का कुआं देखने चली गई, और वो मुझे कह रहा है कि आप टिकट दिखाओ। तो मैं कह रही हूँ नहीं, मुझको करना नहीं है, मुझको देखना है। अच्छा। नहीं, मुझको करना नहीं। और ये मैं हर जगह बोल बोल के लड़ के अंदर चली गई, और मैं देख रही हूँ, और मैं ये भी सोच रही हूँ इसमें करना क्या है, लेकिन फिर अच्छा इसमें देखना ही है। फिर मैं थोड़ी देर में आ गई वापस। तो मैंने कहा कि मैं मौत के कुएं वाले से आ रही हूँ, लेकिन वहां कुछ था नहीं, उसको देखना था। वो गाड़ी भी हम नहीं चला सकते। तो हमारे घर का जोक है कि ये फ्री में मौत का कुआं देख कर आ गई, जबकि उसी का ही टिकट होता है। तो हाँ, ऐसा कुछ होता रहता है। और मैं पूरी तरह लड़ती रही उससे। बेचारा वो जो दरवाजे पे खड़ा था द्वारवान, जो उसका काम था टिकट देखना, मैंने उससे इतना लड़ा, मैं भाग के चली गई, मतलब जेन्युइनली भाग के चली गई। तो मैंने उसके एक टिकट का नुकसान कर दिया। हाँ। तो ऐसे हंसते हंसाते रहना चाहिए। नए कलाकार जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स दे सकती हैं, जो रायपुर जैसे शहर से या और भी गांव से या और छोटे शहरों से जो जाते हैं? क्या उनको एकदम कि ये तो मुझे करना ही है, इतनी प्रिपरेशन या इतना ये तो मुझे करना है? खूब पढ़िए, खूब जिस भी विषय में आप काम करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, उसके बारे में जानने की भरसक कोशिश कीजिए। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मॉडलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किन पे ध्यान दीजिए, और मीठा कम खाइए, हो सके तो नहीं खाइए। और बस यही है, किसी भी चीज को जानना जो है उस चीज को आसान बना देता है। तो चलते चलते हमारे जो श्रोता साथी इतनी देर से हमारी बातचीत सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुश रहिए, और जहां भी हैं अपनी जिंदगी को सुंदर तरीके से जीने की कोशिश करिए, वही सबसे अच्छी बात है। और ये जो पूरी बातचीत हुई माइक के थ्रू, अभी आप श्रोताओं से मुखातिब हो रही हैं, तो कैसा लगा पहुना बनकर? बहुत अच्छा लगा मुझको। आकाशवाणी में आना एकदम घर जैसा फील होता है। और आज सुबह से
हमने अपने मैनेजर से, अपने दोस्तों से कहा है हम आकाशवाणी जाने का डिसाइड कर चुके हैं, हम आकाशवाणी जाने का डिसाइड कर, बाकी मैंने अपने कोई भी काम इस तरह नहीं बताए हैं, पर ये वाला बताया है हमने। तो हाँ, आकाशवाणी हम सबका पहली याद है किसी चीज को सुनने की, एंटरटेन होने की, अपने मनोरंजन को, गानों को। तो हाँ, अपनी पहली याद के पास आए हैं। भानु जी, आप आकाशवाणी आई और इतने हल्के मूड में और इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई, जिसे मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी सुनकर हमारे साथ हंस भी रहे होंगे, कुछ इमोशनल भी हो रहे होंगे। हमें पूरा यकीन है कि हमारी ये बातचीत श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुभा जी, थैंक यू। तो श्रोताओं, ये थी टीजे भानु, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, मुलाकात की, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी ये बातचीत आपको जरूर पसंद आएगी। तो अगली मुलाकात तक शुभ्रा को दीजिए इजाजत, पहुना से। नमस्कार।